Everybody, let's continue the discussion part of our chapter Bohr model. मैंने मेरे पिछले लेक्चर तक बोर मॉडल के काफी सारे डाउट्स डिस्कस करवा दिए थे, सारे ऑब्जेक्टिव, पीएफपी और एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी डिस्कस करा रहा था. आई थिंक 20th प्रॉब्लम तक मैं डिस्कस करा चुका था. उसके आगे के डाउट्स आज मैं डिस्कस करवा रहा हूं. मेरे पास जो प्रॉब्लम नंबर आए हैं, एक तो 23rd प्रॉब्लम, 24th प्रॉब्लम, 25th एंड देन 27th, देन 28th, 29th. आज मैं चलिए इन 6 प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करवाता हूं. एंड देन आई विल सी टू इट कितना समय हमारे पास बच रहा है. समय रहा तो और भी डाउट लिख लूंगा. 23rd प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर पास थ्रू अ सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट. 100 नैनोमीटर वेवलेंथ है, 100 नैनोमीटर गैस है, 100 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट है और यह एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट इससे पास करे जा रहे हैं. Assume that when a photon supplies its energy to hydrogen atom, the rest of the energy appear in another photon moving in the same direction as the incident photon. यह जो फोटॉन है, यदि अपनी कुछ एनर्जी हाइड्रोजन एटम को देते हैं तो इनकी बाकी बची हुई एनर्जी इसी डायरेक्शन में एमिट हो जाती है. Neglecting the light emitted by excited hydrogen atom in the direction of incident beam. और excited hydrogen atom इसी डायरेक्शन में कोई लाइट रे नहीं देते हैं. What wavelength may be observed in transmitted beam? Transmitted beam में कौन कौन सी wavelength appear होंगी? The radiation detector is placed near the gas to detect radiation coming perpendicular to incident beam. इधर एक डिटेक्टर है. Find the wavelength of radiation that may be detected by the detector. प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है. यदि वहां समझ गए तो प्रॉब्लम बड़ा आसान है. देखिए, 100 नैनोमीटर्स की कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम है जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस सैंपल पर इंसिडेंट हो रही है. 100 नैनोमीटर्स यदि लाइट की वेवलेंथ है तो हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं. हम अच्छी तरह से जानते हैं एनर्जी इज 1242 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स. दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं 1242 अपॉन 100 EV. So energy of this incident photon is 12.42 EV. यह एनर्जी के फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं. दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट इंसिडेंट फोटॉन्स. मैं इसे कलर चेंज करके लिखता हूं जिससे कि ये बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो. एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय 1242 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स. यदि वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में हो तो 12,420, यदि वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो 1242. अब 1242 अपॉन 100 EV. So this is the energy of इंसिडेंट फोटॉन्स. इतनी एनर्जी के फोटॉन्स एटॉमिक हाइड्रोजन गैस सैंपल पर जो कि ग्राउंड स्टेट में इंसिडेंट हो रहे हैं. अब
उन्होंने कहा कि यह एनर्जी में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कुछ एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद वो एनर्जी कहां एब्जॉर्ब होगी? इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए, फर्स्ट से थर्ड में पहुंचाने के लिए। हम कहते हैं जब भी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड में जाता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 10.2 eV, फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 12.1 eV। हम यह बात जानते हैं अच्छी तरह से। तो हमारे इंसिडेंट फोटॉन्स के पास में एनर्जी 12.42 eV है और यह एनर्जी ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करेगी। अब जो बाकी बची हुई एनर्जी है, जो रिमेनिंग एनर्जी है, दैट अपीयर्स इन ट्रांसमिटेड फोटॉन। तो मैं ट्रांसमिटेड फोटॉन लिखता हूं, ट्रांसमिटेड फोटॉन्स। उसकी एनर्जी में लिखूंगा, पहला जो ट्रांसमिटेड फोटॉन होगा उसकी एनर्जी होगी 12.42 eV माइनस 10.2 eV। यह पहला ट्रांसमिटेड फोटॉन होगा। फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकेंड में एक्साइट कर दिया और फर्स्ट से सेकेंड में एक्साइट करने के बाद 10.2 eV एनर्जी वहीं कंज्यूम हो गई। अब जो बची रह गई 2.22 eV। और दूसरा ट्रांसमिटेड फोटॉन होगा 1242 माइनस 12.1 माइनस 12.1। So this would give me 0.32 eV। तो इन ट्रांसमिटेड फोटॉन्स की मुझे वेवलेंथ भी निकल जाएगी। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिटेड फोटॉन वुड बी, इसी एक्सप्रेशन से वेवलेंथ निकालूंगा 1242 अपॉन 2.22 नैनोमीटर्स। यह पहले फोटॉन की वेवलेंथ होगी और दूसरे फोटॉन की वेवलेंथ होगी 0.32 अपॉन 1242 अपॉन 0.32। 1242 अपॉन 0.32 नैनोमीटर्स। यह एक्सप्रेशन लगा रहा हूं, वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऊपर गया, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे आ गया। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे और यह वेवलेंथ नैनोमीटर्स में। यह दोनों वेवलेंथ ट्रांसमिटेड दिखेंगी, λ1 एंड λ2। अब इसके बाद में उन्हें कहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कोई फोटॉन ट्रांसमिट नहीं करते हैं, मतलब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से कोई फोटॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है? एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली डी एक्साइट होंगे और यदि वह डी एक्साइट होंगे तो उस डी एक्साइटेशन फिनोमेना के दौरान फोटॉन रेडिएट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो उनके द्वारा रेडिएटेड एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वो स्कैटर हो जाएगी। दैट वुड बी स्कैटर्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम इसे स्कैटरिंग फिनोमेना भी कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं दिस लाइट वेव्स आर स्कैटर्ड बाय दिस हाइड्रोजन गैस सैंपल। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एनर्जी रेडिएट करेंगे। अब मैं कहता हूं स्कैटर्ड फोटॉन्स। स्कैटर्ड फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? स्कैटर्ड फोटॉन में जब भी फोटॉन 3 फोटॉन होंगे, एक तो 3 से 1 में ट्रांसमिशन वाला और एक 2 से 1 और एक 3 से 2।
यह 3 फोटॉन्स एमिट होंगे जब भी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एक्साइटेशन कहां हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, 1 से 3 में हो रहा है, तो 3 वाला सीधा 1 में भी आ सकता है, 3 वाला 2 में भी आ सकता है और 2 वाला 1 में आएगा। ये डी एक्साइटेशन फिनोमेना होंगे। तो 3 से 1 में डेल्टा ई जो E1 जो रेडिएट होगा वह 12.1 eV और डेल्टा E2 इज 10.2 eV and delta E3 is the difference of the two. The difference of the two is 1.9 eV. इस तरह से 3 फोटॉन्स 3 एनर्जी वाले स्कैटर्ड होंगे, ट्रांसमिटेड बीम में होंगे। अब इनका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा 1 इज 1242 अपॉन 12.1 नैनोमीटर, लैम्डा 2 is 1242 upon 10.2 this much nanometer and lambda 3 is 1242 upon 1.9 this much nanometer। इस तरह से यह स्कैटर्ड फोटोन में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 यह 3 वेवलेंथ मौजूद होंगी और डिटेक्टर इन 3 वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा। नाउ मैं आंसर बता देता हूं इसके क्या है। द आंसर गिवन हियर इज 103 नैनोमीटर, 121 नैनोमीटर एंड 654 नैनोमीटर। दिस 3 आर द वेवलेंथ। इसके अलावा इधर जो लैम्डा 1 होएगा, here the value of lambda 1 would be 560 nanometer and the value of lambda 2 is 3880 नैनोमीटर। इसके अलावा हम कहेंगे 100 नैनोमीटर की जो अनएब्जॉर्ब्ड, जो फोटॉन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, वह फोटॉन्स भी इधर दिखाई देंगे, 100 नैनोमीटर्स वाले फोटॉन। तो इस तरह से ट्रांसमिटेड बीम में 3 तरह के फोटॉन डिटेक्ट होंगे और स्कैटर्ड बीम में 3 तरह के फोटॉन्स डिटेक्ट होंगे। स्कैटर्ड बीम में 3 फोटॉन्स की वेवलेंथ मेंशन कर दी और ट्रांसमिटेड बीम में 3 तरह के फोटॉन्स की वेवलेंथ मेंशन कर दी है। जो प्रॉब्लम की कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को समझ के इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इंसिडेंट फोटॉन्स की कुछ वेवलेंथ, उससे उसकी एनर्जी आ गई। इस एनर्जी से हम यह समझे कि यह फोटॉन्स दे आर सफिशिएंट इनफ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट है। एक्साइटेशन 1 से 2 में होगा, 1 से 3 में होगा। 1 से 2 में इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 से 3 में इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब उन्हें जो कहा है प्रॉब्लम की कंडीशन में कि यदि यह फोटॉन्स हाइड्रोजन को एक्साइट कर देते हैं तो बची हुई एनर्जी हमेशा ट्रांसमिट हो जाती है। तो बची हुई एनर्जी हमने निकाल ली, यह बची हुई एनर्जी है और इस बची हुई एनर्जी से हमने इसके फोटॉन्स की वेवलेंथ निकाल ली। तो जो ट्रांसमिटेड बीम होगी उसमें बची हुई एनर्जी वाले फोटॉन्स होंगे और जो अनएब्जॉर्ब्ड 100 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है वह दिखाई देगा। यह ट्रांसमिटेड बीम है। और फिर उन्होंने कहा कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइट होते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज को एमिट करते हैं। तो वो डी एक्साइट जब होंगे तो कौन सी एनर्जी एमिट होगी, उनसे कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी, वह कैलकुलेट कर दिया, उसको हमने स्कैटर्ड फोटॉन्स कह दिया। बड़े ध्यान से 23rd प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखो। ऐसे प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना, इनका सही से मतलब समझा जाना, सही से मतलब समझकर सही से सॉल्व करा जाना। हमें यह सारी कंसेप्ट एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप, इनका हमने एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा तो याद कर ही रखा है, मगर साथ साथ में इस तरह से जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है इन्हें भी रटा हुआ होना और इनका भी सही से एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। ये यदि आपको अच्छी तरह से आता है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगने वाला जो समय है उसको काफी कम कर लेते हो। अन्यथा आप hc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसी में आप उलझते रह जाओगे।
ये चीज रटी हुई है तो फटाफट आप आगे बढ़ते जाओगे। 23rd प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नोट डाउन करो। अब हम 24th डिस्कस करवाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग the 24th problem given in this sheet. A beam of monochromatic light of wavelength lambda, a beam of monochromatic light of wavelength lambda eject photoelectron from a cesium surface, और सीशियम का वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस photo electrons are made to collide with hydrogen atom in ground state. Find the maximum value of lambda for which hydrogen atom may be ionized. And the second is hydrogen atom may get excited from ground state to first excited state, and the excited hydrogen atom may be में एमिट विजिबल लाइट। देखिए मैं तीन अलग अलग कलर से सॉल्व करता हूं तीनों सिचुएशन को। सबसे पहली सिचुएशन 1, हाइड्रोजन एटम में भी आयोनाइज्ड। अब हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को यदि हमें आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी पर पहुंचाना है, इन दैट केस जो हमें एनर्जी चाहिए दैट मस्ट बी 13.6 eV। तो जो दिस मस्ट बी द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होएगा उसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 13.6, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 13.6 eV। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज इक्वल टू maximum kinetic energy, and this must be greater than equal to 13.6 eV। मैं इसे सॉल्व करूंगा। इसे सॉल्व करने के लिए hc by lambda की जगह पर मैं लिख देता हूं 1242 अपॉन वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स, माइनस वर्क फंक्शन की जगह 1.9 इट सीम्स must be greater than equal to 13.6 eV। 1.9 इधर चला जाएगा, 13.6 15.5, so 1242 upon wavelength in nanometer must be greater than equal to 15.5, और wavelength must be less than equal to 1242 upon 15.5 nanometers. This is the first part of the problem. Second part solve करता हूं। यदि हमें हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक पहुंचाना है, और ऐसा करने के लिए हमें उसे एनर्जी देना होगी 13.6 eV। इतनी एनर्जी हमें देना होगी। अब इतनी एनर्जी देने के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर आ रहा है, जो टकरा रहा है, सीशियम से एमिट होकर आ रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 13.6 eV से अधिक होना चाहिए। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है hc माइनस वर्क फंक्शन, hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, the energy of incident photon minus work function of cesium plate, this is maximum kinetic energy, this must be greater than 13.6। hc by lambda की जगह मैंने hc by lambda लिखा, वर्क फंक्शन की जगह वर्क फंक्शन, and this must be greater than 13.6। और इसे सॉल्व करके हमने सीधा इनइक्वालिटी निकाल दी that wavelength must be less than this value, means this is the maximum wavelength।
अब उन्हें कहा है सेकेंड पार्ट में, हाइड्रोजन एटम मस्ट गेट एक्साइटेड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम। यदि हम हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स फर्स्ट ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसको 1 से 2 में पहुंचाना है, ऐसी कंडीशन के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज 10.2 eV। 10.2 eV चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वह इससे अधिक होना चाहिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। यह जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर आ रहा है इसके पास एनर्जी इससे अधिक होना चाहिए तो वो एक्साइट कर पाएगा। अब हम कहते हैं 10.2 eV must be greater than equal to मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह hc by lambda dash माइनस वर्क फंक्शन, और 10.2 eV must be greater than 1242 अपॉन lambda dash, ये नैनोमीटर्स में, माइनस 1.6 1.9। अब इसे मैं इस तरफ ले लेता हूं और यह हो गया 12.2 12.1 सो 12.1 must be less than equal to 1242 upon lambda dash in nanometer. So lambda dash must be less than equal to 1242 upon 12.1 नैनोमीटर। यदि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना चाहते हैं तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश इससे कम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसा एमिट होएगा जिसके पास एनर्जी 10.2 eV से अधिक होगी और वह हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकेगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में एमिट विजिबल लाइट। अब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम विजिबल लाइट कब एमिट करेगा? हम कहते हैं विजिबल लाइट तब एमिट होती है जब बाल्मर सीरीज का फोटोन रेडिएट हो, और बाल्मर सीरीज का फोटोन तब रेडिएट होता है जब डी एक्साइटेशन सेकेंड एनर्जी लेवल में हो रहा। तो लिमिटिंग केस के लिए हम कहेंगे विजिबल रेस इफ उस हाइड्रोजन एटम में 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा। 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा कब? जब एक्साइटेशन मिनिमम जो हो वो 1 से 3 में हो। 1 से 3 में जब एक्साइटेशन होगा मतलब जब एनर्जी होगी 12.1 eV। यदि एक्साइटेशन 1 से 3 में हुआ तो डी एक्साइटेशन 3 से 2 में जरूर होगा, और डी एक्साइटेशन जब भी 3 से 2 में हुआ तो विजिबल रेस रेडिएट होंगी। दिस इज द कंडीशन कि अब यह जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है, यह जो डेल्टा ई है 12.1 eV एक्साइटेड, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वह इससे अधिक होना चाहिए। यदि इससे अधिक एनर्जी हुई तो एक्साइटेशन 1 से 3 में होएगा, और एक्साइटेशन 1 से 3 में हुआ तो डी एक्साइटेशन 3 से 2 में जरूर होएगा। इन दैट केस विजिबल रेस जरूर दिखाई देंगी। अब हम कहेंगे 12.1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करेगा वंस अगेन hc बाय लैम्डा डबल डैश माइनस वर्क फंक्शन और 1242 अपॉन लैम्डा डबल डैश। दिस मस्ट बी 12.1 plus 2 14.1 minus 1 14.0. So lambda double dash must be less than 1242 upon 14 nanometers. इस तरह से 3 केस में यदि वेवलेंथ की वैल्यू इससे कम होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी में चले जाएगा। यदि वेवलेंथ इससे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा। यदि वेवलेंथ इससे कम होती है तो 1 से 3 में जाएगा।
और इस तरह से वह 3 सिचुएशंस मीट अप होंगी। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए, कंडीशन को देखिए और किस तरह से तीनों कंडीशन को सॉल्व करा गया है यह देखिए। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने की कंडीशन, हाइड्रोजन एटम को सिर्फ एक्साइट करने की कंडीशन और हाइड्रोजन एटम से विजिबल लाइट रेस एमिट होती हुई दिखाई दे उसकी कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस को हमने सोचा है, समझा है, अप्लाई करा है और फिर सॉल्व करा है। 24th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नोट डाउन करें और अब 25th प्रॉब्लम हम करेंगे।